हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम लोग वही चैप्टर चल रहा है हमारा। कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसकी आज हम लोग दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये बताओ पिछली क्लास का सारा सिस्टम सही था? कोई डाउट्स वगैरह निकले? नहीं निकले? नो स्टडी नो डाउट्स, गुड। पुरानी क्लास जितना भी हमने पीछे किया है सारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमारी आदत है हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं वो तो रिव्यू करेंगे ही और पुराने भी रिव्यू करेंगे। फंडामेंटल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? कैपिटल सिस्टम पढ़ा था, रिजर्व का क्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देते हैं जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो और प्रॉफिट हुआ हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेबल तब माना जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, और जब वो चार्जेबल होता है तो वो P&L में जाता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, इसके अंदर क्या होता था? हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, उसका नेट इफेक्ट निकालते थे और उसके बेस पर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते थे। एक हमने पढ़ा था गारंटी का टॉपिक, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर मैंने बताया था 3 एडजस्टमेंट होती हैं, एक फ्यूचर की, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की। फ्यूचर की मतलब गुडविल, क्योंकि गुडविल का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्न्ड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है ना? आओ पहले होमवर्क टैली कर लें जरा अपना। यही एक क्वेश्चन दिया गया था पहली क्लास में होमवर्क के लिए, और ईमानदारी से हाथ उठाना जरा, किस किसने ये फॉर्मूला नहीं लिखा? पहले ये बता दो, ईमानदारी से हाथ उठाओ। वाह वाह वाह, हमारे स्टार बल्लेबाज, पहली गेंद पे आउट। ओ भाई, इसके मार्क्स होते हैं, ये लिखना है, सही है? नालायक, मिला लो जरा। और कुछ बच्चों का ये भी सवाल था कि ये वाली टेबल बनानी आवश्यक है। इस क्वेश्चन में तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा कि मैं बिना टेबल के करूंगा इसे। आज जो मैं आपको काम कराऊंगा उसके अंदर आप लोग खुद ही टेबल बनाना पसंद करेंगे, फिर आपका सवाल ये खत्म हो जाएगा कि भाई टेबल बनाना आवश्यक है कि नहीं। ठीक है, आगे चलें। आंसर कितना है इसके अंदर? 8 लाख। आओ तो फिर जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी चल रहा है और हम भी चलेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने इसके अंदर ये सीखा था, ये 2 पार्टनर्स हैं और कुछ साल काम कर लिया और आज अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कोई कुछ कहेगा कि बेसिकली वाई एक्स का शेयर खरीदना चाहता है, हाँ या ना? और जब वाई एक्स का शेयर खरीदना चाहता है तो इसकी वजह से एक्स को नुकसान होने वाला है और वाई को गेन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? आज हम 3 एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल की, पुराने प्रॉफिट्स की और एक रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन की मतलब ये वाली फ्यूचर की, ये वाली पास्ट की और ये वाली प्रेजेंट की। और तीनों एडजस्टमेंट को करने के लिए, तीनों एडजस्टमेंट, पहली कौन सी? गुडविल की, दूसरी पुराने प्रॉफिट्स की और एक रिवैल्यूएशन। इन तीनों एडजस्टमेंट को करने के लिए मुझे एक कॉमन एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इस कॉमन एडजस्टमेंट से मुझे पता चलता है कि किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस होने वाला है और किस पार्टनर को कितना गेन होने वाला है। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर x को कितना सेक्रीफाइस है? 1/6, और y को कितना गेन होने वाला है? और मैंने इसकी वैल्यू कितनी एस्टिमेट की थी, और इसका एस्टिमेशन का मैंने आपको ये वाला मेथड सिखा दिया था, हाँ या ना? तो इस 90,000 के अंदर x को 1/6 यानी कि 15,000 का नुकसान हो गया है क्या? होगा, भविष्य में होगा, और y को भविष्य में 15,000 का फायदा होगा। तो हम y से 15,000 रुपये लेकर x को दे रहे हैं। इस एंट्री की वजह से क्या होगा? y की कैपिटल यहाँ पर 15,000 से कम हो जाएगी और x की कैपिटल 15,000 से बढ़ जाएगी। पर आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसका एक और तरीका बताया था, यहाँ पर गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, 2 मेथड बताए थे।
इस वाले का नाम क्या था, गुडविल एडजस्टमेंट, इसका था गुडविल रेज एंड, दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं लगभग, बस इसके अंदर एंट्री दो डलती हैं। पहली एंट्री में गुडविल डेबिट हो जाती थी और पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाते थे, और इसकी दूसरी एंट्री में पार्टनर्स नए रेशियो में डेबिट हो जाते थे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होके खत्म हो जाता था। इसके अंदर एक ही एंट्री डलती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये वाला। क्लियर है, गुड वन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और काम संभालते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ गहरी बातें करूंगा भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना। सुनो, गुडविल का मतलब क्या है, सुनो, गुडविल का मतलब है फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्न्ड ड्यू टू ऑपरेशंस ओनली। व्हाट इज दिस भैया, व्हाट इज दिस? सुनो, ये मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने 2013 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। मेरे फर्स्ट ईयर में मेरी सिर्फ एक ही इनकम होती थी, क्या, बच्चों से जो फीस आती थी। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000, जस्ट एज्यूम। मेरा सेकेंड ईयर आया, यहाँ पर मेरी दो इनकम्स आ गई बेटे, बच्चों से फीस और साथ साथ बैंक से इंटरेस्ट भी आने लग गया था। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 60। यहाँ पर मेरी 3 इनकम्स हो गई थी, तो मेरा प्रॉफिट कितना था। अब तुम्हें पता है यहाँ पर P&L में तो डायरेक्ट इनकम भी डाली जाती हैं और इनडायरेक्ट भी डाली जाती हैं, हाँ या ना। यहाँ पर मेरी देखो कितनी इनकम हो गई, 4। ये कौन सी इनकम है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड तब मिलता है जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो। यहाँ पर कितनी इनकम, अब आज यहाँ पर रजत आया, कह रहा है अपना कोचिंग सेंटर बेच दो। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। कह रहा है कितने पैसे लोगे, मैंने कहा सारा सामान के पैसे दे दे जो जो तेरे को दिख रहा है, और गुडविल के पैसे दे दे। कह रहा गुडविल कितनी है आपकी, मैंने कहा चल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब गुडविल कैलकुलेट करोगे तो भाई कोचिंग सेंटर की ही तो गुडविल कैलकुलेट करोगे, तो कोचिंग सेंटर के खर्चे और कोचिंग सेंटर की इनकम ही तो कंसिडर होनी चाहिए। तो बताओ क्या ये कोचिंग सेंटर की इनकम है, इसने प्रॉफिट को क्या कर रखा है, ये तुम्हारी नजर में ये कौन सी इनकम है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग, ये मेरे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, ये साइड इनकम थी भाई। तो इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो इसे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। समझ आई ये बात, पक्का। इसके अंदर कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, इन दोनों को इसमें से, इसके अंदर 3 है तो तीनों इसमें से, इसके अंदर 3 है, तीनों इसमें से। बात समझ आई, पक्का। हाँ बेटा, हाँ, तो वो उसके लिए होगा ना, जब हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल देखो, आप मेरी बात समझो, अब आप यहां पर गुडविल जानना चाह रहे हो, मेरे बिजनेस की गुडविल। अब मेरा बिजनेस है क्या, मेरा बिजनेस क्या है। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा, वहां पर तुम सेम सवाल पूछ के दिखाना। मैं कह रहा हूं मेरा बिजनेस क्या है, तो उस बिजनेस की गुडविल जानो ना। साइड इनकम क्यों कंसिडर कर रहे हो उसके अंदर, और जब साइड इनकम कंसिडर नहीं कर रहे हो तो साइड एसेट्स भी कंसिडर नहीं होंगी। समझ आ रही बात, आओ आगे चलें। तो क्या है गुडविल का, क्या मतलब है, फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी अर्न्ड ड्यू टू ऑपरेशंस। क्लियर है, आगे चलते हैं। लो जरा, अब बेटा यहां देखना जरा, ये 2 डॉक्टर हैं, एक है बंटी और एक है, पिछली क्लास में हमने इन दोनों की शादी करवाई थी, ठीक है ना। अभी थोड़ा अलग अलग काम करते हैं, नहीं बनती है, किसी की भी नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा, जरा बंटी की पोजीशन देखना। बंटी पेशेंट से कितनी इनकम ले लेता है, 1 लाख रुपए पेशेंट से मिल जाता है, पर बंटी को 8 लाख रुपए का बिल्डिंग से रेंट भी आ रहा है, और बंटी को 4 लाख रुपए बैंक से इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो बंटी का प्रॉफिट कितना है, और ये उसके खर्चे हैं। बबली 5 लाख रुपए पेशेंट से और 1 लाख रुपए की साइड इनकम, तो टोटल इसका प्रॉफिट कितना है। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो भैया इसके बेस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, गलत। आपको अगर कंपेयर करना है तो आप इनको कंपेयर करो ना, क्योंकि मैं कह रहा हूं एज अ डॉक्टर उनकी गुडविल कितनी है, एज अ डॉक्टर, तो भाई वही तो कंसिडर होंगी। ये क्यों कंसिडर होंगे,
क्योंकि ये तो गुडविल का हिस्सा ही नहीं है। गुडविल मतलब आपने जो नाम कमाया, उस नाम की वजह से आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, समझ आई? तो गुडविल कभी भी प्रॉफिट्स के बेसिस पर ही नहीं चलती है, उसमें एडजस्टमेंट्स के बाद जो प्रॉफिट आते हैं उनके बेस पर कैलकुलेट होती है। समझ आया है? आगे बढ़ते हैं। अभी मुकर मत जाना इन सब बातों से, एग्जाम्पल पहले समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन में चीजें क्लियर रहें आपको। आओ, दोनों सही लग रहे हैं ना? बोलेंगे थोड़ी, मत बोल। एक क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, मुंह उठा के इसको यहां रख देते हैं। देखो जरा, एक्स परचेज बिजनेस ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा मकसद यहां पर क्या है? गुडविल निकालना है, बस तुम्हारा मकसद ये है। इसने ये किया, उसने वो किया, वो छोड़ दो। कैसे निकालना है? कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाउ? 100%। 100% का मतलब होता है 1, हाँ या ना? 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रहा है। कितना प्रॉफिट था? कितना था? 1.5 लाख का लॉस, देख लेना कितना था? 1.5 लाख और 2 लाख। ये क्लियर है? देख लो, ईयर के एंड पे प्रॉफिट मिला होगा तो मैंने प्रॉफिट यहां रख दिया। आगे पढ़ो जरा। ये बेटे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आपको इन 4 साल के बेस पर आज गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या देखना, ऐसे ही निकालनी है? क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? एडजस्टेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर। अब ये बात पक्की है, इसके अंदर 1 आएगा, आया ना? अब मुझे खाली एडजस्टेड एवरेज ही तो चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा? इन प्रॉफिट्स को क्या करूंगा मैं? अबे पागल हो क्या? ये है मेरे प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। अब मैं एडजस्टमेंट चेक करूंगा। देखो जरा, इसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट दे रहा है। कह रहा है इस साल में एक लॉस बाय फायर हुआ था। क्या ये नॉर्मल लॉस है? आग लगना नॉर्मल है, रोज लगाते हैं हम आग, वो तो जीवन में लगाते हैं, वैसे तो नहीं लगाते ना। तो ये 50,000 का लॉस हमने यहां पर लिखा होगा, याद करो। इसने प्रॉफिट को क्या किया? तो मैं इस 50,000 के लॉस को यहां पर, और यहां पर भी कुछ लिखना है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? क्या लिखेंगे वैसे? एड एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। अगला कह रहा है यहां पर ये क्या था? वॉलेंट्री रिटायरमेंट का खर्चा हुआ था इस साल में एक। पहले तो सोचो, क्या ये खर्चा नॉर्मल था या नहीं था? अगर ये, अबे ऐसे ही बोल दिए, कह रहे नहीं था, तुम्हें पता है ये होता क्या है? क्या होता है किशोर छाबड़ा? वाह 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 वाह, रिटायरमेंट का बोनस? ऐसा नहीं है काका, सुन मेरी बात सुन। जैसे मान लो मैं ऋषिका से बहुत दुखी हो गया हूँ, ठीक है? मैं इससे इतना दुखी हो गया हूँ, पढ़ती ही नहीं है, दिमाग खाती रहती है, बस उल्टे सीधे सवाल पूछती है। मैंने इसको बोला रितिका, ओ ऋतिक, ओ माय गॉड, ये क्या नाम निकल गया मेरे मुंह से। हाँ, मैंने बोला ऋषिका, मैंने कहा तुम ना बेटा एक काम करो, तुम्हें जो चाहिए ना मेरे यहाँ से तुम ले लो, जो चाहिए ले लो, पर प्लीज़ चली जाओ, चली जाओ। तो प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मैं काम कैसे करूँगा? मैंने इससे बोला तुझे एसी चाहिए तो एसी ले जा, तुझे पंखा चाहिए तो पंखा ले जा, फ़ोन मत ले जाना, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? मैंने कहा तुझ ले, कह रही है मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा बाहर जाके ये मत बोलना मैंने तुम्हें निकाला है। कह रही नहीं, मैं बाहर जाके बोल दूंगी मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ। कह रही 1 लाख रुपए दे दो। इसे बोलते हैं वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट। बात समझ आ रही है? तो कंपनियां भी ऐसा करती हैं, कब? जब कंपनियों के ऊपर खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो कंपनी कहती है भाई तू चल आजा, छोड़ के पैसे ले जा, हमारी जान छूट जाएगी, हम भी बच जाएंगे, तू भी बच जाएगा। पर बताओ ऐसे खर्चे नॉर्मल खर्चे होते हैं क्या? अब पढ़ो जरा, स्कीम क्या लिखी है? क्या लिखा है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट का खर्चा। तो ये खर्चा आपने यहां डाला होगा, इसने इस पर क्या असर डाला है? इसने लॉस को बढ़ा रखा है, तो क्या करूं? यहां पर ऐड करेंगे ना, कितना? 80,000 इसके अंदर ऐड हो गया। ये 2 क्लियर है? पक्का? आओ जरा, इसी का दूसरा हिस्सा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझना। अभी मैंने आपको ये 2 चीजें समझाई हैं बस, इसके नीचे कुछ और एडजस्टमेंट भी है, इसे पकड़ो जरा। पहली क्या कह रही है? ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इसके लिए कह रहा है। तो
क्या कह रहा है? एक मशीन थी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का? कितने का बता रहा है? 60,000 का है। और हमने उस नुकसान को P&L में डाल दिया। तो आपको नहीं लगता वो नुकसान आपने यहां पर डाला होगा? क्या वो नुकसान यहां पर डालना नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात तो नहीं है, ऑपरेटिंग खर्चा तो नहीं है ना, ये तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो इसने आपके प्रॉफिट को घटा दिया। तो मैं इसे भी क्या ऐड कर रहा हूं? किस नाम से? मशीन डिस्ट्रॉयड बाय, या फिर आप यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। आगे चलो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? 1 जुलाई 2017, अप्रैल मई जून, यहां की बात कर रहा है। क्या हुआ था यहां पर? देखो, 2 कंप्यूटर खरीदे थे। बहुत ध्यान से सुन लेना, मैक्सिमम बच्चे कहते दोबारा बता दो। पहले पढ़ो तुम लोग क्या लिखा हुआ है। 2 कंप्यूटर खरीदे थे, 40,000 रुपए ईच लिखा हुआ है, यानी कि 80,000। हाँ, और कह रहे हैं हमने उन्हें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। और जबकि वो कंप्यूटर यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे, और उसमें डेबिट होने के बाद उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। हाँ या ना? तो सुनो, ये 3 चीजें कर चुके हैं। अगर हम सब कुछ सही करते तो यहां पर एंट्री क्या डलनी चाहिए थी? एंट्री डलनी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000, और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन अगर लगता तो वो कितना लगता? 10% स्ट्रेट लाइन। तो पहला डेप्रिसिएशन यहां से यहां पर लगता, कितना डेप्रिसिएशन लगता? पक्का 6,000। अच्छा, फिर वो डेप्रिसिएशन यहां पे भी तो लगता, तो यहां पर कितना लगता? यहां पूरा लगता 1 साल का। हाँ या ना? यहां 6 का क्यों लगा? क्योंकि 9 महीने हैं। ये हमें करना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो ये ऑफिस इक्विपमेंट यहां पर कितने का आता? 80 में से 6 माइनस होकर यहां पर, और 6,000 का यहां पर डेप्रिसिएशन आता। बोलो हाँ या ना? 74 आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग टू मी। यहां पर डेप्रिसिएशन 8 का आता, और यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट 60। पागल हो क्या? 74 में से ये माइनस नहीं होगा? ऐसे होना चाहिए था। हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया है, अब हम वो करते हैं। कह रहे हमारे अकाउंटेंट ने यहां पर क्या किया? उसने नालायक ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा, कितने का? पूरा 80। अच्छा, इसका मतलब उसने ये सब काम नहीं किया। उस गधे ने यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट के वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना ले लिया? कैसे ठीक करूं? पहले तो ये 80,000 गलत खर्चा ले रखा है, पहले इस 80,000 को ऐड कर रहे हैं हम। देखो किस नाम से, क्लियर है? और फिर इसका डेप्रिसिएशन जो माइनस होना चाहिए था, जो खर्चा मानना चाहिए था। हाँ या ना? तो वो डेप्रिसिएशन देखो, मैं 2 साल में, एक में 6 और एक में 8 माइनस कर रहा हूं। नहीं समझ आया क्या? अरे क्योंकि नालायक इस 80,000 को खर्चा मान लिया ना उसने। 80,000 खर्चा था ही नहीं, वो तो एसेट था। देखो, कोई कंफ्यूजन अगर है तो प्लीज अभी पूछ लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं ये कह रहा हूं, उसने 2 कंप्यूटर खरीदे थे, तो कंप्यूटर खरीदे हुए कंप्यूटर तो यहां जाने चाहिए थे, तो उसको एंट्री डालनी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, पर उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो अगर उसने उसे खर्चा माना है तो खर्चा तो फिर P&L में चला गया होगा 80,000, जबकि वो खर्चा वो नहीं है, बल्कि वो एसेट बनकर उसका डेप्रिसिएशन खर्चा बनना चाहिए था। तो 80,000 को खर्चा मान रखा है, तो उसे तो मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि वो खर्चा नहीं है, और उसका डेप्रिसिएशन जिसे खर्चा नहीं मान रखा है उसे मैं खर्चा मान रहा हूं। तो वो यहां पर 6,000 और वहां पर 8,000 माइनस होगा। बोलो, डाउट्स हैं? प्रेशर मत लो इस चीज का कि कोई भी नहीं पूछ रहा है, आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि आने वाले कई क्वेश्चन में ये कंसेप्ट रिपीट होने वाला है, मैं बता दूं आप लोगों को। सर, अगर इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस ना होता तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन का ही एडजस्टमेंट करते ना? मतलब इसमें लिखा है कि वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ, अगर ये चीज ना लिखी
बच्चे अभी हम अगर केस ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रस्ट मी, आगे केसेस आएंगे फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अभी जितना लिखा है उतना समझ आ गया है? कुछ और कोई डाउट है? चलें आगे, आओ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, सुनो इसके हाँ कुछ और कोई पूछ रहा था? हाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज बताता हूँ। ये क्या आ गया? और ये क्या थे? प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद 1 2 3 एंड इन चारों का आपने क्या करना है? टोटल। और नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड एवरेज। हाँ या ना? कितना आ रहा है? 130, तो 139 इनटू ये कितना है? 1, तो आंसर सेम आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है कि आपने जो यहां से लेके यहां तक मेहनत की है उसका फायदा आपको कितने साल तक मिलेगा? आपको पता है ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? दिस इज 1 ईयर प्रॉफिट। दिमाग लगाओ, 1 ईयर प्रॉफिट। अबे तुमने अगर जैसे ही इसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दिया तो 1 साल का प्रॉफिट ही तो आया। ये इसका मतलब तो साफ है कि तुम्हारी जो मेहनत है उसका फायदा तुम्हें केवल 1 साल मिलने वाला है। पर जरूरी थोड़ी है हमेशा 1 साल ही मिले। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कैन बी 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में 1 बोला है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहां बोला है? 100%। हाँ जी, 80% अगर होता तो हम यहां पर 0.8 करते। समझे? कोई और डाउट है? पक्का नहीं? चलूं आगे? हाँ 100% को तो 1 ही बोलते हैं ना यार। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है, बस ये लिखा है 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। इसका मतलब ही ये वही है, इसका मतलब ही यही है। फिर तो वो डबल डबल करा रहा है मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होगा। हाँ आप समझ ही नहीं रहे हैं। 100% ऑफ कह रहा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने? तो कह रहा है 100% है। अगर यहां पर 200% लिखा होता है उसका मतलब 2, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अभी उसने 100 लिखा तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या ऐसा हो नहीं सकता क्या? आपकी मेहनत का फायदा आपको आने वाले 1 साल मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता क्या? अब यहाँ 1 साल मिल रहा है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लैरिटी है? आगे बढ़ सकते हैं? आओ। लक्ष्य था? कोई डाउट्स? तो किसकी बुराई कर रहे हो? ये होमवर्क में था बेटा, ऐड कर लिया? ठीक है, आओ। ये देखो सवाल, सवाल के नाम पे बोझ। तुम कहोगे ये होमवर्क में भी मत देना। जिसने ढंग से पढ़ लिया वो यही समझ जाएगा क्वेश्चन को। पढ़ो जरा। ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1। कह रहा है दे डिसाइडेड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फलाना फलाना। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या मतलब है? हमें गुडविल से मतलब है फिलहाल। पर कैसे निकालनी है गुडविल ये देखो। 3 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 और प्रीवियस है। सुनो, ये है आपका प्रीवियस 1, प्रीवियस 2, प्रीवियस 3, प्रीवियस और प्रीवियस। एक बार तो क्या कह रहा है? इन 4 का, और एक बार कह रहा है इन 5 का। बात समझ आ रही है? तो यहां पर मैं प्रीवियस 4 का एवरेज निकाल रहा हूं और यहां पर मैं प्रीवियस 5 का। प्रीवियस 4 का एवरेज कितना आ रहा है और प्रीवियस 5 का एवरेज कितना आ रहा है? दोनों में से पढ़ो पढ़ो, विच एवर इज। तो इसके साथ इसको आपने यहां ले जाना है और मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकाल देना है जी। बेटा प्रीवियस, आप यहां खड़े हो तो प्रीवियस तो ऐसे ही देखोगे या यहां से देखोगे प्रीवियस? है तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा था? 11th ना या 10th? है ना, अपने पे बीतती है ना तो समझ आती। समझ आ गया? है? वाह 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 वाह, क्या सवाल है। कह रहा लोअर होता तो, अबे गधे लोअर होता तो पहना देते तुम्हें, नालायक। आओ आगे चलते हैं। एक और सवाल, क्या कह रहे हो? अब यहां पर आप लोग वही कंसेप्ट दोबारा से रिपीट कर सकते हैं।
जो अभी अभी वो कंप्यूटर वाला था ना, इसमें आपको कितने साल के प्रॉफिट दिए हैं? हाँ जी, कितना था? 60, 1.5 लाख यहाँ लॉस था, यहाँ प्रॉफिट था, और यहाँ पर अब तुम कहोगे वो वाला अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट है, समझानी है ना। हाँ, क्या कह रहा है, पढ़ना जरा। 1 अक्टूबर 2016, ओ माय गॉड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यहां की बात कर रहा है। इसको थोड़ा यहां खींच लेते हैं। क्या हुआ था यहां पर? एक कंप्यूटर खरीदा था 40,000 का। पहले सही सही काम कर ले कि कैसा करना चाहिए था। रजत बताएगा, बताओ रजत। ऑफिस, ओए ओए क्या कह रहे हो? ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर लिया या करना चाहिए था? करना चाहिए था। तो एंट्री डलनी चाहिए थी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वैल्यू कितनी थी? 40,000। और उसके हिसाब से ऑफिस इक्विपमेंट यहां आना चाहिए था 40,000 का। और डेप्रीशिएशन कितना लगना चाहिए था? तो यहां से लेके यहां तक का डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था। यहां पर कितना? 40,000 का 25% हो गया 10,000, 6 महीने का, तो 5,000 यहाँ डेप्रीशिएशन लग के यहाँ डेप्रीशिएशन आना चाहिए था 5,000। अगर वो ऐसा करता तो बिल्कुल सही होता, पर भाई साहब ने क्या किया? कलर चेंज। कह रहा है उस नालायक ने इसकी जगह पर ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। इसका मतलब उसने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो फिर उसने यहाँ पर टू ऑफिस एक्सपेंस में 40,000 ले लिया। तो 40,000 को मैं, कौन सा साल है ये? 17, इसके अंदर 40,000 तो ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस किस नाम से? कैपिटल, और माइनस कर देंगे हाउ मच? 5,000। तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट्स का टोटल निकाल के एवरेज निकालो, एवरेज ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, गुडविल निकल जाएगी। समझ आया? देखो होमवर्क में नहीं है, बजाओ ताली, मतलब रहने दो। चलें आगे, चलें ना, लायक ना हो तो तैयार बैठा रहता है। बर्थडे में आया क्या? हाँ, चलें आगे। हो गया, धन्यवाद। आ गए भाई साहब, मुंह उठा के। यहाँ है ये होमवर्क में, वहाँ नहीं था, यहाँ। अरे ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग देख भी सकते हैं एक बार। है? हाँ, ये होमवर्क में है। नहीं रखना है क्या होमवर्क में? सिंपल है, कसम से। रहन दो तो फिर बेटा, अभी तक एक ही हुआ है ना, ठीक है, इसको रहन देते भाई। किशोर ने मना किया, ये नहीं है। क्या पहले वाला भी रहन दो? पहले वाला रहन दो, ये वाला दे दूं? उसके अंदर एडजस्टमेंट अंदर भी थी, बाहर भी थी। वो वाला करना है, ये नहीं करना है। सही है? हट नालायक। अरे बढ़े हैं आगे, आ जाओ। बेटा 3 ईयर परचेज, 3 ईयर। अरे सुन लो भाई, मैं बता देता हूँ। सुन तो लो। अरे देखो रे, क्या लिखा है? 3 ईयर परचेज, ये तो इसकी वैल्यू है। और इसके लिए क्या कह रहा है? कितना एवरेज लेना है? क्योंकि डेटा कितने 5 साल का दिया है, 1 2 3 4 5, पर हमें 5 में से जरूरी नहीं है हमेशा 5 ही लेने पड़े। तो क्वेश्चन फिलहाल क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ प्रीवियस। कभी कभी पता है क्या गेम खेलता है, डेटा तो दे देगा 5 का, और यहां नालायक क्या लिख देगा? 4। अब क्या करोगे? 1 2 3 4, ना कि 1 2 3 4। वो हो गए शुरू से 4, हमें लेने हैं पीछे से। लास्ट ना लिखा हो फिर? ऐसा होगा नहीं बेटा, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। वो कह रही है अगर ये ना लिखा हो तो इसका एक रीजन है। हम ना बेटे इन चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं रादर देन इन चीजों पर। इट इज लाइक आज कीर्ति पढ़ने में अच्छी है, इसका मतलब जरूरी तो नहीं है बचपन में भी अच्छी थी। तो मैं अगर आज कोई डिसीजन लूंगा तो मैं तुम्हारे रिसेंट के टाइम को देखूंगा ना, बचपन को थोड़ी देखूंगा। बचपन में तो सभी 90+ लाते थे, आजकल कितने आ रहे हैं? बात समझ आ रही है? तो करंट के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है ना। आगे चलें यार। ये क्या लिखा है? एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा सकूं। ये बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है। सुनना, मुझे ना आपको थोड़ी और क्लैरिटी अभी लानी है कुछ चीज़ों को लेके। आपका भेजा यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा।
तुम यहाँ बैठो बेटा। हाँ जी, कितने प्रॉफिट दिए हैं? 1 2 3 4। एडजस्टमेंट पकड़ो, और ये चारों प्रॉफिट्स मैंने उठा के यहाँ रख दिए हैं। पहली एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 12-13, यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है? एबनॉर्मल लॉस था, ऐड करेंगे, तो मैंने भी ऐड किया है। अगला 13-14 में यहाँ पर क्या था, तो मैंने इसे माइनस किया। अगला हिस्सा देखो जरा, अब देखते हैं किसका बुद्धि चलेगी भाई। देखो जवाब देखो बेटा, दिमाग लगा लो, पहले आराम से सोच लो। सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज इग्नोर्ड एवरी ईयर। कह रहे हैं खर्चा हर साल इग्नोर हो गया था। पहले तो ये बताओ, क्या ये खर्चा नॉर्मल था या एबनॉर्मल था? नॉर्मल खर्चा था, नालायक को माइनस करना चाहिए था, उसने नहीं किया। तो अपन लोग इसे -12, -12, -12 और माइनस, सब में से माइनस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर मैं कहूं चलो ठीक है, माइनस यहाँ पर -12 रह गया था, वो तो आपने कर दिया। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि यहां पर एक नई सैलरी 10,000 की और जाएगी अब आज से, ऐसा भी तो हो सकता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वॉज इग्नोर्ड इन द ईयर 15। ये तो ऊपर वाले के जैसा है, बस ऊपर वाला सारे ईयर में हुआ था, ये वाला। तो यहां पर क्या करूं? माइनस के 5,000, हाँ या ना? ये हो गया। अगला देखना, रेंट ऑफ ₹5,000 विल बी पेड विल बी पेड। आज तक रेंट कभी नहीं दिया था, पर अब भविष्य में हमें लगता है एक नया खर्चा हमारी जान के लिए रहेगा। पहले सोचो, क्या ये खर्चा नॉर्मल है या नहीं है? रेंट नॉर्मल खर्चा है या नहीं है कि नहीं है? है ना? तो क्या करूं अब मैं, कहां जगह दूं उसे? हैं? वो क्या कह रहा है लड़का हमारा आर्यन, कह रहा है यहां पर जो एवरेज निकलेगा ना, कह रहा है उसमें से माइनस कर देना। बोलो, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो आने वाले 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 साल, हाँ या ना? एक ही तो साल का निकलता है गधों, एवरेज। जितने ईयर है उससे डिवाइड कर दिया तो 1 ही साल का निकलेगा। आर्यन कह रहा है जब ये प्रॉफिट मिल जाए तो इसमें से इस 5,000 को माइनस कर देना। बोलो एग्री? 1 मिनट, कुछ और आंसर आ रहा है ना रे? क्या बात कर रहे हो बेटा? नहीं, ये होगा, फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में एक नया खर्चा नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं मान लो आज तक मैं अपनी बिल्डिंग का किराया देता था 60,000। अब मालिक कह रहा है मैं 70,000 लूंगा, तो मुझे वो 10,000 भी तो कंसिडर करना चाहिए ना, जब मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा। सिंपल। तो बताओ इसको क्या करूं? आर्यन वाली बात सही है क्या? आर्यन कह रहा है इसमें से माइनस कर देना एक बार 5,000। क्या कोई और भी तरीका है? आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है। आप इसमें से भी 5,000 माइनस कर सकते हैं, और आप इन सब में से भी 5,000 माइनस करके, क्योंकि इनके बेस पर ही तो एवरेज निकलना है, आंसर सेम ही आएगा। आर्यन, तुम्हारी वाली बात का भी और मेरी वाली बात का भी, दोनों में से बेस्ट क्या है? इस मेथड में तो चल जाएगा, अगले मेथड में तुम्हें उसे हर साल में से ही माइनस करना पड़ेगा। बताऊंगा ना। तो बेस्ट है इस मेथड में, और इसमें जो दोनों में चल जाए हर साल में से माइनस कर देना। हाँ, इसका पहला डाउट आया है ये आज तक का। हाँ पूछो। क्योंकि फ्यूचर में नया खर्चा होगा, और फ्यूचर में अगर एक नया खर्चा होगा तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स घटने तो चाहिए उसकी वजह से। तो मैं अगर उसे हर साल में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अपने आप मेरा एवरेज घट जाएगा। एवरेज घटेगा तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद गुडविल अपने आप घट जाएगी, तो माइनस ही करना पड़ेगा, खर्चा है तो। नहीं समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, अगर यहां पर आपसे कोई नॉर्मल खर्चा माइनस होने से रह गया था तो उसे भी सब में से माइनस कर दो, और अगर फ्यूचर में कोई नया खर्चा नॉर्मल होने वाला है तो उसे भी, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। स्तुति अनकंफर्टेबल? वो वाले जो नए ऐड होने वाले हैं। क्यों भाई?
अरे नालायक, तुम ये क्या निकाल रहे हो? फ्यूचर का प्रॉफिट। तो फ्यूचर का सही प्रॉफिट निकालने के लिए फ्यूचर के नए खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे। और अगर फ्यूचर में कोई नई इनकम नॉर्मल वाली ऐड होने वाली है तो वो ऐड भी करनी पड़ेगी आपको। अगर हम किसी को जॉब से निकाल देंगे तो सैलरी कम हो जाएगी, हाँ तो हम ऐड ऑन करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो करना पड़ेगा। गुडविल इतना इजी थोड़ी है जितना लग रहा है आपको, तो बहुत बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है। समझ आया है? आगे चलूं? भूलोगे तो नहीं ना? ओ बेटे, थोड़ी सी थियरी बीच में आ गई है, एक बार रीड करना पड़ेगा आप लोगों को बहुत केयरफुली, सारी काम की है। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, वरना तुम लोग तो उसको पढ़ते पढ़ते बिना पढ़े कह देते हो पढ़ लिया, 2 मिनट बाद मैं पूछूंगा हो गया, हाँ हाँ हो गया। कह रहा है व्हाट फैक्टर्स मे कॉज फॉर, कह रहा है रेशो क्यों बदला जाता है। मैंने बताया था कैपिटल बदलना, जिम्मेदारियां बदलना, उसकी वजह से। अगला आ जाओ, कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू घटती है या, हाँ, एफिशिएंट मैनेजमेंट, हाँ या ना, फेवरेबल लोकेशन। अगर मेरा बिजनेस एक ऐसी जगह पर है जहां पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं तो मुझे क्या ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा सेल, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा गुडविल, हाँ या ना, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ रहा है? जोड़ के देखो। एक्सेस टू सप्लाईज, व्हाट इज दिस? मैंने साथ साथ पूरा ट्रैक भी लिखा है। अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम पर मिलेगा, प्रोडक्शन टाइम पर होगा, माल टाइम पर बनेगा, माल टाइम पर बिकेगा, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, है कि नहीं? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सीधी सी बात है, मार्केट सिचुएशन, नेचर ऑफ गुड्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, बाकी डिटेल्स हम लोग जब पढ़ेंगे जब थ्योरी के ऊपर आएंगे। ठीक है, आगे आओ ज़रा। कह रहा है स्टेट द ओकेजन्स जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। कब होता है? जब पुरानी पार्टनरशिप डीड की जगह पर नई पार्टनरशिप डीड ले लेती है। ऐसा कब कब होता है? चेंज के टाइम पर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन। व्हाट इज दिस? जब दो बिजनेसेस को मर्ज करके एक बनाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेंगे? नालायक बोलेगा इनके अलावा एक सिचुएशन बताओ, तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है। समझ गए? या फिर ऐसा हो सकता है कह देगा इनके अलावा बताओ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ो। गुडविल, ये गुडविल के बारे में थोड़ा विचार लिखे हुए हैं। हो गया होगा? बोल दो यार, अभी और 2 पेजेस और हैं थ्योरी के। हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? रीड करो। और रीड करके निकल नहीं जाना है गलियों से, उसको समझ के भी जाना है। पता लगा एक एक शब्द एक तरफ जा रहा है कान में और दूसरे से निकलता जा रहा है। 4th वाला, कैन अ फर्म विच इज इनकरिंग लॉसेज इन मेनी पास्ट ईयर्स स्टिल हैव गुडविल? बताओ।
अगर एक बिजनेस को लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो क्या उसकी गुडविल फिर भी हो सकती है? बताओ बताओ। अबे लॉसेस तो तुम्हारी अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से भी हो सकते हैं। एसी चला के छोड़ देते हो तुम, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें प्रॉफिट्स कहाँ से दिखेंगे? तुम्हारी सेल अच्छी हो रही है पर तुम लापरवाह बहुत ज़्यादा हो हैं। नॉर्मल आदमी के मुकाबले तुम्हारे पास ग्राहक ज़्यादा आ रहा है, तुम्हारे प्रॉफिट्स हो सकते थे पर तुम्हारे खर्चे अनलिमिटेड है, तुम्हें खर्चे नज़र नहीं आएंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आप दूसरों से कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक हैं, कोई भी देख लो, कंपेयर करो। और आपको नहीं चाहिए तो मत कैलकुलेट करो। हम जैसे निकाल रहे हैं वैसे तो गुडविल आएगी। है जी, हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे तो गुडविल आएगी। हाँ, क्योंकि आप खुद उन्हें मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आपको गुडविल का एडवांटेज मिल सकता था पर क्योंकि आप खुद लापरवाह हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो कहाँ से प्रॉफिट्स होंगे? बेसिकली एक मिनट, बेसिकली हम आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गुडविल को सिर्फ प्रॉफिट्स के साथ मत जोड़ो। गुडविल का मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की वजह से कोई ओवर एडवांटेज मिल रहा है तो मतलब यू आर एंजॉइंग गुडविल। आपके प्रॉफिट्स लॉसेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं पर उसके लिए गुडविल जिम्मेदार नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर भी प्रॉफिट्स डिपेंड करते हैं। हाँ स्तुति। नहीं, हम गुडविल खाली ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा नीचे P&L में भी कुछ खर्चे मौजूद होते हैं, वो भी तो माइनस होने चाहिए। कैसे? तो ऐसा तो है नहीं लापरवाहियां जो हैं वो खाली P&L के लेवल पे ही हो रही होंगी, है ना? आप कह रहे हो ना कि क्या मैं गुडविल ग्रॉस प्रॉफिट पे निकाल दूं, तो मैं कह रहा हूँ लापरवाहियां तो फिर जब हो रही होंगी तो फिर तो सारे एरिया में हो रही होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली P&L वाले खर्चों पे हो रही हैं, उस पे ट्रेडिंग वालों पे नहीं हो रही होंगी, है ना? किसकी? बेटा एक बार पढ़ो, आप एक बार रीड तो करो, समझ आएगा। ये मेरे अपने शब्द हैं, ये बुक के शब्द नहीं हैं। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद सीखी थी, मेरे अपने सवाल होते थे, मुझे लगा सब डिस्कस करना चाहिए। आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ऐसे बिजनेस की गुडविल, नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाह रहा हूँ कि गुडविल को प्रॉफिट्स के साथ ही मत जोड़ो। गुडविल किसी भी वजह से हो सकती है। इट इज़ लाइक कि मान लो मेरे पास एक ऐसा लाइसेंस है गवर्नमेंट ने जो किसी को भी नहीं दे रखा, मुझे मिला हुआ है, तो क्या मैं गुडविल एंजॉय नहीं कर सकता था? पर मेरी इतनी आदतें ख़राब हैं, मैं कभी भी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा नहीं करता हूँ। कस्टमर आता है, लात मार मार के भगा देते हैं, कहाँ से आएगी गुडविल? पर आपके पास वो एडवांटेज था, आप उसका एडवांटेज नहीं उठा पाए। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, तो देखो जब ऐसे बिजनेस की एक्चुअल डील होगी तो वो गुडविल का फ़ायदा नहीं मिलेगा उसको, कंफर्म है, कंफर्म नहीं होगा। बेसिकली अगर हम खाली प्रॉफिट्स के बेस पर डील करेंगे ना तो वो गुडविल का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर उसके दिमाग में ये क्लियर है कि मेरे को एक अलग से एडवांटेज दे रखी है तो वो उस एडवांटेज के पैसे चार्ज कर सकता है ना एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। वो कैसे कैलकुलेट करेगा? क्यों, क्या बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ, सुनो। इट इज़ लाइक कि जैसे तुम अर्जेंट फ़ोटो खिंचवाने जाते हो, समझ गए मेरी बात को? हाँ या ना? अर्जेंट फ़ोटो नॉर्मल 30 रुपये की है, वो कहता है भाई साहब 50 रुपये लगेंगे अभी चाहिए, तो उसने कैसे निकाले 20 रुपये एक्स्ट्रा? उसको पता है कितना आप दे सकते हो, कितना वो ले सकता है। तो वो तो एट द टाइम ऑफ डील डिपेंड करती है ना कि आप कितना ले सकते हो। अब यार ऑब्वियसली ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है ना। अब तुम तरबूज लेने जा रहे हो, वो तुमसे कहे 100 रुपये किलो, तो तुम नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि उसका वो प्राइस नहीं है। तो एक म्यूचुअली डिसाइडेड प्राइस होता है ना, उसी पे तो डील होगी। दैट इज कॉल्ड फेयर प्राइसिंग। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कब कब गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ सकती है? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सेल ऑफ बिजनेस, मर्जर एंड व्हेन अ फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। कह रहा है इन सिचुएशंस में गुडविल निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें नालायक कैसे क्वेश्चन पूछता है? कह रहा है इनके अलावा बताओ कब कब गुडविल चाहिए। तो आपको सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए। चलूं आगे? ये लास्ट शीट है इसकी, वैसे और भी अभी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं आगे चल रहा हूं, तुम लोग पढ़ते रहना, थियोरी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। आओ मूविंग टू द न्यू मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हाँ जी, अगला मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले जरा सुनो, सिंपल मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हैं पता तो होने चाहिए। अबे कोई तो धरती पे ऐसा आया होगा जिसने कहा होगा है ये बेकार है, ये वाला फॉलो करो। कोई तो ऐसा होगा, मुझे नहीं पता किस साल में ऐसा हुआ होगा, कोई डेट थोड़ी दे रखी है कहीं पे कि कौन सा मेथड कब आया था, पर ऐसा ही हुआ होगा। अगर एक चीज़ खराब लगी है तभी तो दूसरी आएगी, हाँ या ना? हाँ। कह रहा है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन इक्वल वेटेज। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन ना। हाँ, डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन अ बिजनेस दैट हैज राइजिंग प्रॉफिट्स एंड वन दैट हैज फॉलिंग प्रॉफिट्स। हल्का सा पल्ले पड़ा, अभी हम बताते हैं, आओ जरा। बस ये ध्यान रखना, अब हम लोग दूसरे मेथड में चले गए हैं, वेटेड एवरेज। पहले वाला क्या था? सिंपल एवरेज, ये है वेटेड एवरेज, बस इतना फर्क है। सुनो जरा, अब मैं कह रहा हूं मान लो यहां पर ये बच्चा है, कौन कौन? ये काशवी है, ठीक है, ये लो। अच्छा काशवी, देखो जरा स्कोर देखो, नर्सरी में कितने? 97। देख रहे हो आप परसेंटेज, देख रहे हो आप? ग्रेजुएट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, आज जॉब के लिए अप्लाई करने आई है, ठीक है ना? बताओ इंटरव्यूअर कहां पर ज्यादा ध्यान दे, इधर या उधर? बताओ, इंटरव्यूअर को अपना फोकस यहां ज्यादा रखना चाहिए या फिर यहां अपना फोकस ज्यादा रखना चाहिए, या एवरेज कर ले? लगाओ दिमाग लगाओ। ये ज्यादा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन दे रहा है या वो ज्यादा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन? क्यों भाई? ये कर रहे हैं, ये डिस्को कौन सा? ये वाला। क्यों? रीसेंट हुआ है भाई, अभी हुआ है, उसका क्या भरोसा, इतना पुराना हो गया है वो, उसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल ना करूं कि थोड़ा कर लूं यार, थोड़ा तो बनता है। इसीलिए होता क्या है, इनका जो वेटेज है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे, अबे पागल हो क्या होगी धीरे धीरे परसेंट, वो इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ गई है। मैं ऐसा नहीं उसे बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा, नहीं, मैं उसे भी कंसिडर अगर कर लूं और इसे ज्यादा कंसिडर कर लूं तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाऊंगा, हाँ या ना? अब हमने जो पहले मेथड किया था वो नालायक पता है क्या कहता था? बोलो, वो कहता है सब बराबर है, कह रहा सब बराबर है। बताओ वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा अच्छा? ये ज्यादा सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है इसके ऊपर कम भरोसा करो और इनके ऊपर ज्यादा भरोसा करके चलो, तो डिसीजन आपका अच्छा होगा, सही है ना? आगे आओ। मेरा एक सवाल है, ठीक है, थोड़ा ऐसे मान के चलो टॉपिक से हटके है, या टॉपिक मेरी नज़र में तो टॉपिक का है, तुम्हारी नज़र में लगे है ये क्या पूछा है, क्यों पूछा है, कोई मतलब निकला हो सकता है। सोचो आज मेरे पास कितने पैसे हैं? 20 लाख रुपए हैं मेरे पास। डेट क्या है आज? 1/4/2022, ठीक है। और मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो कैसे इन्वेस्ट किया, पैटर्न देखना। मैंने 1 लाख रुपए बैंक ए में डाले और जो कि मुझे इंटरेस्ट कितना देगा? 15%। इसे हटा देते हैं, ये बेकार की बात लिखी हुई है। हाँ, और मैंने 19 लाख रुपए कौन से बैंक में डाले, ठीक है ना? ये मुझे कितना इंटरेस्ट देगा और ये मुझे देगा 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां आ जाओ जरा, कह रहा है व्हाट विल बी रेट ऑफ रिटर्न।
मुझे 20 लाख रुपए पर कितने परसेंट के हिसाब से अर्निंग मिलेगी? बताओ, ये परसेंटेज 20 होगी, कितना लगता है तुम्हें, क्या परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न आने वाला है? कोई आइडिया? आप अपना परसेंटेज बता सकते हैं गेस करके, कैलकुलेट मत करना। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये परसेंटेज 20 होगी, कहते हैं दिस प्लस दिस। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा? कुछ बच्चे कहते हैं, कह रहे 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, कुछ कहते हैं ये होगी। बोलो। अलग अलग निकालो। हाँ शायद, पहले कहती है हाँ, फिर कहती है शायद, थोड़ी देर में कहेगी नहीं, वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है ना आंसर। हाँ तो क्या है बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, बिना कैलकुलेट करे भी इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग। मैं आपको एक अंदाजा दूं, बहुत सिंपल ट्रिक। मैं एक बार बताता हूं, परसेंटेज ना 20 होगी ना, जो मैं क्या पूछ रहा हूं बेसिकली रेट ऑफ, और जब भी बात रेट की आ गई तो बेसिकली परसेंटेज पूछी जा रही है, तो वो जो परसेंटेज होगी वो इसके आसपास होगी, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो जो मेरा अमाउंट, जो मेरी परसेंटेज निकल के आएगी वो नियर बाय 5 के आसपास होगी, 5 से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 5.1, 5.2, 5.3 ऐसी कुछ हो सकती है, बिना कैलकुलेट करे। देखो, चेक करके देख लो, कितने पैसे लगाए थे मैंने शुरू में, 20 लाख। अब देखो इसके ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 15,000, और इसके ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 95, तो टोटल मुझे कितने मिले, 1,10,000। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं किससे, देखो ये रहा, तो मुझे कितना परसेंट मिल रहा है, 5 पॉइंट। तो ये वाला परसेंटेज इसके ज़्यादा पास है या ये इसके ज़्यादा पास है? समझ रहे हो? क्योंकि इसकी वेटेज, अब वेटेज का मतलब समझे हो पहले ये बताओ। ये मैंने वेटेज का मतलब समझाने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट किया था। आर्यन को नींद आ रही है, नालायक को उल्टा खड़ा कर देंगे तुम्हें, खड़े नहीं हो पाओगे, वो बात अलग है। चलें आगे। अब यहाँ पर और सुनो इसके बारे में, कृपया ऐसे खतरनाक गाने ना चलाएं। सुनो बेटा, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, ये उस स्टूडेंट का 7th, 8th, 9th, 10th और 11th की परफॉर्मेंस है। बताओ यहाँ पर उसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे 12th में, एस्टिमेटेड बताओ। अबे परसेंटेज तुम देखो, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ गई, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर फिर, यहाँ पर फिर। मैं किस पे भरोसा करूं? मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता भैया। ऐसे केस में परसेंटेजेस अप डाउन हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, मेरे लिए यहाँ पर सारे साल इक्वल हैं। नहीं समझे? अगर मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं नहीं दे सकता। रीज़न सोचो, देखो ना क्या हालत हो रही है, तो मैं इन्हें वेटेज अलग अलग नहीं दे सकता। यहाँ मेरे लिए सारे साल इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड चलेगा? सिंपल एवरेज। इसमें आना, यहाँ देख रहे हो तुम परसेंटेज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें इक्वल वेटेज देने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ माना जाएगा। अब मैं ये कह दूं, बता जरा, निकालना जरा इनका एवरेज। इनका एवरेज तो ऐसे ही आ जाएगा 50-60 के आसपास। और जबकि तुम देखो बच्चा, क्लियरली देखो बच्चा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर 60% ले लूँ तो क्या वो जेन्युइन है? गलत है ना। तो ऐसे मेथड में, इस केस में कौन सा मेथड चलना चाहिए? वेटेड चलना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल मेथड कब लगता है? व्हेन द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि फ्लक्चुएटिंग। और वेटेड मेथड कब लगता है? व्हेन द प्रॉफिट्स आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग में भी तो वही बात है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, जो भी कहें। हाँ जी, ये आपके प्रॉफिट्स हैं जो कि हम 5 साल में कमा चुके हैं। और मुझे आज क्या जानना है? गुडविल। हाँ या ना? ठीक है ना। यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर बस एक शब्द जुड़ गया, वेटेड एवरेज। तो सुनो, सबसे पहले ये कौन से प्रॉफिट्स हैं? प्रॉफिट्स। इसके बाद आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देते हो, जो सिखाई थी वो सेम तरीका है। फिर ये क्या आ जाते हैं? प्रॉफिट्स
हाँ, पुराने मेथड में आप इन पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देते थे और जो आता था उसे यहां पर ले आते थे, यहां पर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां पर क्या होगा, ये प्रॉफिट्स एक और नई टेबल के अंदर चले जाएंगे, एक और नई टेबल ऐड हो जाएगी। सुनो, तो ये वाले प्रॉफिट्स निकल गए, इन्हें उठाओ और यहां पर ले आओ। ये क्या है, यहां पर हम इन्हें देंगे वेट। वेट का मतलब भार, वेट का मतलब तो भार ही सुना था, भार। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। आप में से किस किस ने ये मेथड पढ़ा हुआ है? ठीक है, वेरी गुड। एक मेरे सवाल का जवाब देना थोड़ी देर में अभी, ठीक है। हाँ सुनो, मैं कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये, तो मैंने इन सब को इनके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? टोटल ऑफ, टोटल ऑफ, तो देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेट के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आंसर? व्हाट इज दिस? तो 52 को यहाँ लाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा गुडविल का। इसके अंदर कहीं कोई डाउट है तो बताओ पहले, एनीथिंग? 95 के साथ ऊपर 5 मतलब कि 95,000 ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। गुड वन, गुड वन, अच्छा ट्राई, अच्छा ट्राई है। आर्यन कह रहा है यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब 95 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा होने के चांसेस, एग्जैक्टली। बेसिकली फ्यूचर में इसके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसके रिपीट होने के चांसेस उससे कम है, इसके रिपीट होने के चांसेस उससे भी, और लास्ट वाले के सबसे कम। 1 से कम क्या होगा? समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वेट क्वेश्चन में दिए जाते हैं, नहीं, जनरली वो इसी ऑर्डर में रखे जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या लग रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़रूरी नहीं है आप 1 2 3 4 5 रखो, प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करूँ तो अगर आपको लग रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप इसका वेट अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। और अभी वेट का रियल मीनिंग तो मैंने बताया ही नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। क्वेश्चन आ गया है पहला। हाँ जी, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, मैंने चारों साल के प्रॉफिट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी कि प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर सेम ही होंगे। तो इस टेबल का यूज, पागलो ये बनाएंगे क्यों? हाँ या ना? तो सीधा सीधा कौन सी टेबल बनेगी? कैलकुलेशन ऑफ। और अगर ये टेबल के नाम अगर नहीं लिखे तो अपनी टांगों का ख्याल कर लेना, वरना तोड़ दी जाएंगी। तो प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट यहाँ पर लाओ, ईयर लिखो, वेट लिखो, प्रोडक्ट निकालो, एवरेज निकाल के सीधा चलो। ज़रा इसके ऊपर बात कर लें। ये 10 है क्या? टोटल ऑफ नहीं, ये बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स हैं। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला साल एक बार हुआ तो ये वाला साल 2 बार होगा। नहीं समझे? ये वाला साल बेसिकली 3 बार होगा, तो ये वाला 4 बार होगा। तो टोटल करोगे तो टोटल साल कितने हो गए? 10 साल हो गए ये टोटल। नहीं समझे ना? अभी भी नहीं पल्ले पड़ी बात। सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ। ये लो, 80,000 प्रॉफिट था पहले साल में, दूसरे और तीसरे में 1 लाख और 1 लाख था, तीसरे चौथे पांचवें इनमें 1 10 1 10 1 10। कुछ पल्ले पड़ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये वाला साल 1 बार हो रहा है, तो ये वाला साल मैं मान रहा हूँ ये 2 बार हुआ होगा। ये वाला साल मैं मान रहा हूँ 3 बार हुआ होगा, तो वो वाला 2 3 4 बार। 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। अब इसके बेस पे एवरेज निकाल के देख लो, आंसर सेम आएगा। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, वेटेज हम कह रहे हैं ना, इसके दोबारा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ चांसेस का मतलब है कि हम मान रहे हैं एक तरह से ये वैसे एक ही बार हुआ है, पर ऐसा माना जा रहा है ये 4 साल से होता आ रहा है लगातार। हाँ, 10 में से 4 बार ये है, कह सकते हैं ऐसा भी। 40% वेट इसका बहुत ज़्यादा हो गया ना, 10 में से 4 बार एक एक करके। हाँ नहीं, ये जो हो चुका है मैं उसको अलग अलग वेट देके उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा हूँ।
मतलब मैं कह रहा हूँ इसके होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। कितने चांसेस हैं? 4 टाइम्स है ये, इसके मुकाबले ये 4 टाइम्स है, इसके मुकाबले ये। समझ आ रही है मेरी बात? ये कह रहा हूँ। सर क्वेश्चन में गिवन होगा ना वेट डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया जाए, नहीं, मेथड कौन सा यूज ये भी दिया जाएगा मेथड कौन सा यूज़ करना है। नहीं दिया जाए देगा, नहीं देगा तो वो फिर पेपर ही नहीं देगा। है ना, जैसे कि प्रॉफिट इसमें बढ़ रहे हैं हाँ, तो हम वेटेज मेथड वाला कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि मेथड कौन सा यूज़ करना है। हाँ, थियोरटिकली वो आपसे पूछ सकता है कि वेटेड मेथड कब यूज़ होता है, व्हेन द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अदरवाइज वो मेथड आपको बताएगा कि कौन सा यूज़ करना है। हाँ, वेट बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समझ आ रहा है? आइए, वन मोर क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सुनना। हाँ जी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 40, 50 और 60। देखो जरा क्या कह रहा है। और मैंने ये प्रॉफिट्स यहाँ रख दिए, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट में। पहली एडजस्टमेंट 2014 के प्रॉफिट में, यानी कि इसके अंदर क्या हुआ था? नॉन रेकरिंग इनकम, यानी कि हमने यहाँ 1000 रुपये की इनकम लिखी थी जो कि नॉन रेकरिंग है, बार बार नहीं होती है। इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। आगे चलो। प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस्ड, आग की वजह से नुकसान हो गया था तो हमने 6000 यहाँ लिखा होगा, इसने प्रॉफिट को घटा रखा है तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। आगे चलो। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, ढंग से पढ़ना। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। आज तक हमने अपने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, अब हमने सोचा है भविष्य में करवाएंगे, तो भविष्य में एक नया खर्चा आएगा। पहले सोचो खर्चा नॉर्मल है कि अब नॉर्मल? नॉर्मल है यार। तो ये खर्चा मैं हर साल में से माइनस करूंगा। हर साल में से क्यों? क्योंकि इनके बेस पर ही तो फ्यूचर निकालने जा रहे हो, तो हर साल में से माइनस कर दो। नहीं समझ आया? आर्यन यहाँ पर वो वाली बात तुम्हारी अप्लाई नहीं होगी एवरेज में से माइनस करने का। रीजन क्योंकि यहाँ पर ये वेट्स है ना, ये काम खराब करेंगे आगे जाके। एवरेज में से माइनस नहीं कर पाओगे। एवरेज में से माइनस करने का एक तरीका है, मैं डिस्कस करूंगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मत डिस्कस कराओ, पूरी क्लास के लिए सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक मिनट, मेरे को पहले समझाओ पॉइंट क्या कह रहे हो। हाँ, हमने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऐसा? एक मिनट, ये तुम यहाँ से पीछे की बात बता रहे हो, यहाँ से आगे की बात? आगे की मैं एग्जांपल समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू बढ़ने वाला है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड ही है ना। हाँ, तो डेफिनेटली वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? उसको हम सब में ऐड कर देंगे। हाँ, अगर हमारे बिजनेस की इनकम बढ़ने वाली है तो उसे सब में ऐड कर दो, और अगर हमारे बिजनेस में कोई नया खर्चा आने वाला है तो उसे सब में से माइनस कर दो। अगला देखो जरा, अगला रीजनेबल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब तो आपको पता ही है, सैलरी। किसकी सैलरी? प्रोपराइटर की सैलरी, जो कि कितनी है? 6000 पर ईयर। बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव प्रॉफिट्स। सब में से माइनस करेंगे क्योंकि ये खर्चा नॉर्मल था। और कुछ? ये क्या है? कह रहा है 2015 के प्रॉफिट में 5000 रुपए की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। नॉर्मल है क्या ये बिजनेस का ऑपरेशन है? नहीं है, तो इसे माइनस कर देंगे उसमें से। क्या हो गए प्रॉफिट्स? यहाँ लाओ, ईयर लाओ, रेट लाओ, प्रोडक्ट लाओ और एवरेज लाके मल्टीप्लाई करना है। पल्ले पड़ी है बात? पक्का? आगे बढ़ते हैं बेटा, ये होमवर्क में रहेगा। सेकंड है ना ये आज का? थर्ड है ये? अबे एक कटवा तो दिया था। रिया तुम अपने हिसाब से नोट डाउन कर रहे हो और बुक में मिला लेना। आओ जरा आगे आओ।
मुझे टॉपिक कंप्लीट कराना है, चाहे और 20 मिनट लग जाए, साफ सीधी बात है। हाँ जी, 4 प्रॉफिट्स दे रखे हैं और मैंने चारों प्रॉफिट्स ये कहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4। देखो ज़रा, अब तो आप समझ ही गए ना प्रॉफिट कहाँ प्लेस होना है। एडजस्टमेंट पे काम करो सीधा सीधा। पहली एडजस्टमेंट 1 दिसंबर 2013 की बात कर रहा है। ये हो गया मार्च, फरवरी, जनवरी, तो ये लेना है ना या ये वाला लेना है? अरे दिसंबर का पहला दिन कह रहा है, आखिरी दिन थोड़ी कह रहा है। तो यहां पर कौन सी डेट है, 1 दिसंबर 2013। क्या हुआ था यहां पर, एक मेजर रिपेयर करवाया था हमने, मेजर रिपेयर यानी कि बहुत बड़ा रिपेयर करवाया था। और वो भी किस चीज पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, 6,000 रुपये का। हालांकि है 6,000 का, पर कह रहा है मेजर था। अब इसकी नज़र में मेजर था तो भाई मेजर ही देखना पड़ेगा उसे। हाँ, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब P&L में डालना। रेवेन्यू अकाउंट P&L को भी बोला जाता है। कह रहा है हमने वो 6,000 का खर्चा मान लिया था उस टाइम पर, मतलब हम वो 6,000 यहाँ पर एज एन एक्सपेंस लिख के आ गए थे। बोलो हाँ या ना। जबकि क्या कह रहे हैं, कह रहा है द पेड सम, कह रहा है वो जो खर्चा हुआ था, इट इज एग्रीड टू बी, कह रहा है आज जब हम गुडविल निकाल रहे हैं तो आज हमें अकल आ गई कि हमने वो गलती की थी, हमें वो क्या करना चाहिए था। इट इज टू बी कैपिटलाइज, कह रहा है हमने उसे एसेट मानना चाहिए था यहाँ पर प्लांट में। कितना, और उसका डेप्रीशिएशन, इसका डेप्रीशिएशन यहाँ पर भी लिखना चाहिए था और उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पर भी तो आता। फिर बात समझ आई। फर्स्ट ईयर यहाँ का डेप्रीशिएशन अगर हम लगा देते तो कितना लगता, 4 महीने का। पर यहाँ मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहा है भाई। तो यहाँ पर अगर डेप्रीशिएशन लगता तो वो कितना लगता, 6,000 का 10% हो गया 600, और अपने को चाहिए 4 महीने का, तो कितना डेप्रीशिएशन लगता, 200। और यहाँ पर कितना लगता, इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस हो जाता तो बची हुई वैल्यू रह गई 5,800, उसका 10% 580। तो ये हमें करना चाहिए था। कैसे ठीक करूं, मैंने इसे खर्चा मान रखा है जबकि ये खर्चा, तो मैं इस 6,000 को तो और इसके दोनों डेप्रीशिएशन को खर्चा मानना चाहिए था, इन्हें माइनस कर दूंगा मैं। ये क्लियर है, आगे आओ जरा। ये और अच्छा पॉइंट है एक, ये तुम्हारा दिमाग बंद भी कर सकता है और हो सकता है खोल भी दे। हाँ जी, कह रहा द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अच्छा, तुम्हें पता है क्लोजिंग स्टॉक की हर साल नई वैल्यू निकाली जाती है, हर ईयर के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक फ्रेश रिवैल्यू किया जाता है, ठीक है ना। हाँ देखो, कह रहा है 2013 का क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक तो यहीं आया होगा, बोलो। और यहाँ पर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और नीचे आ जाता है। अब इसके बारे में वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने इसे 2,400 रुपये से ओवर वैल्यू कर दिया था। अगर आपने इसे ओवर वैल्यू किया होगा तो ये भी तो ओवर वैल्यू हुआ होगा, तो इसे माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, अच्छा यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो प्रॉफिट, तो इसे हम ऐड करेंगे, पक्का, ठीक है। इसके आगे कुछ बच्चों को लगता है फिर यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक फिर गड़बड़ हो गया होगा। भैया मैंने क्या कहा है, हर साल का क्लोजिंग स्टॉक फ्रेश रिवैल्यू किया जाता है। एक में गलती हुई है अगर यहाँ पर, तो उसका असर मैक्सिमम यहाँ पड़ेगा, उसके आगे कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो दोबारा रिवैल्यू हो जाएगा। तो इसके बारे में गड़बड़ नहीं हुई है, एक बार गड़बड़ हुई है बस, ठीक है। अगला ये वही है अभी जो किया था, एक मैनेजमेंट का खर्चा है 4,800 का, कह रहा है उसे हर साल में से माइनस करना है, तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट सब में से माइनस की गई है। पॉइंट क्लियर हैं, कंफर्म, ठीक है। ये होमवर्क के अंदर नहीं है क्योंकि ये बुक का पार्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल है एक,
आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, मुझे लगा अच्छा है तो डिस्कस करना चाहिए। इसको छोड़ दो, लास्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी देख लेंगे। आप लोगों ने ध्यान देना है एडजस्टमेंट्स के ऊपर ही बस। कितने प्रॉफिट्स दिए हैं? प्रॉफिट्स ये रहे सारे, हाँ या ना? हाँ, पहली एडजस्टमेंट 2016 में क्या कर रहा है? 2 एडजस्टमेंट अंदर हैं और 2 एडजस्टमेंट बाहर हैं। बताओ, कह रहा है इस प्रॉफिट के लिए एक एबनॉर्मल लॉस इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, तो इसने प्रॉफिट को घटा रखा है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। अगला कह रहा है इसके अंदर एक एबनॉर्मल, इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो इसे माइनस कर देंगे। अगला आ जाओ जरा, क्लोजिंग स्टॉक वाली बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक ये ओवर वैल्यूड था, तो प्रॉफिट भी तो ओवर वैल्यूड है, तो इसे माइनस कर देंगे। और यहाँ का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो ये, तो इसमें प्लस कर देंगे। समझ आ रही हैं बातें? आगे चलो, ये फिर से वहीं ले आया सेम ट्रैक पे, ये अच्छा है पॉइंट। रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड, यहाँ उल्टा किया है हमारे अकाउंटेंट ने, पी के पढ़ा था। देखो उसने क्या किया नालायक ने। हाँ जी, क्या किया है भाई साहब ने? कह रहा है हमने, डेट क्या दे रहा है? 1 जुलाई 2017। हाँ जी, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ के बारे में कह रहा है हमने अपनी मशीन पे रिपेयर करवाया था, कितने रुपए का? 60,000 का। अबे अगर रिपेयर था तो रिपेयर तो खर्चा बन के यहाँ पर आना चाहिए था, हाँ या ना? हमारे भाई अकाउंटेंट ने देखो क्या किया, कह रहा है उस नालायक ने, कह रहा है रिपेयर को यहाँ ना लिख के और यहाँ पर लिख दिया रिपेयर्स को। कितने का? 60,000 का, सॉरी। और अगर उसने इसे वहां लिखा होगा तो फिर उस नालायक ने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो वो डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 20% रिटर्न डाउन, तो उसने यहाँ पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा और यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ भी भाई साहब ने डेप्रिसिएशन लिख दिया और यहाँ भी डेप्रिसिएशन लिख दिया। कितना कितना लिखा? 20% है डिमिनिशिंग, तो इसके अंदर आया होगा 9,000 का डेप्रिसिएशन, तो इसमें से 9,000 माइनस होने के बाद वैल्यू बच गई होगी इसका 10,200। तो ये गड़बड़ उसने की हुई है। क्या करूं? आपको नहीं लग रहा ये बिल्कुल यहां पर होना चाहिए था? तो ये 60,000 तो माइनस करेंगे, तो ये 60,000 हम माइनस करेंगे, और ये जो डेप्रिसिएशन उस नालायक ने लगा दिए थे ये माइनस हो रखे हैं इन्हें, तो प्रॉफिट्स एडजस्ट हो जाएंगे। बताओ, डाउट्स हैं? पक्का क्लोज करें? वो तो स्लाइड बताएगी कि क्लोज करने लायक हुए कि नहीं। बेटा ऐड कर लिया, बस एक बार ये रीड कर लो, दैट्स इट, ओवर, खत्म खल्लास। चलें? हो गया? चल बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। बच्चे होमवर्क बताओ। हाँ जी, 4, 8, 9 स्टेटमेंट बताओ। एक्स परचेज बिजनेस ऑफ वाई, ठीक है। प्रॉफिट्स बता दो जरा, वैल्यूज बता दो। 40,000 का प्रॉफिट दिया है एक, और 50,000 का प्रॉफिट दिया है, और 60,000 का प्रॉफिट दिया, ओके। इसके अंदर भी प्रॉफिट्स बता दो। हाँ, 80,000, 1,05,000, 20,000 का लॉस, और 1,80,000, और 2 लाख। बेटा ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, 4, 8 और 9। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, 4, 8 और 9।